पिटारा। पिटारा में आज सेहतनामा। सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से। और आज का जो विषय रहेगा जीवन शैली और योग। दोस्तों, ये आपको हम बताना चाहेंगे कि श्रीमती शारदा अग्रवाल, जिन्होंने योग प्रशिक्षण मुंबई के 100 वर्ष पुराने योग प्रशिक्षण संस्थान से लिया है, वो संस्थान देश की जानी मानी योग गुरु श्रीमती हंसाजी जयदेव के मार्गदर्शन में संचालित होता है। तो श्रीमती शारदा अग्रवाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राजेंद्र जी। सबसे पहले तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे दोबारा ये मौका विविध भारती ने दिया कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं एक प्रोग्राम में आप लोगों के बीच में आई हूँ और कुछ बातें हमने शेयर करी हैं, और आज दोबारा आमंत्रित करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। शारदा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले भी आ चुकी हैं, हमारे कुछ श्रोता जो गौर से उस प्रोग्राम को सुन चुके थे और याद होगा तो वो तो मुतासिर होंगे कि आज आप क्या क्या बताने वाली हैं। जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारी चर्चा जारी थी कि आज का विषय क्या रहेगा। हम विषय सुनने वालों को बता चुके हैं। दोस्तों, आज का विषय है जीवन शैली और योग। तो शारदा जी, ये बताइए कि एक आम आदमी जब योग की बातें देखता है टेलीविजन पे और पढ़ता है उसके बारे में मीडिया के जरिए, तो उसके मन में ये बात उपजती है कि दरअसल ये योग है क्या। योग का जो एक वस्तुतः मीनिंग होता है जोड़, तो वो उसको समझने में एक आसानी हो, इसके लिए बताइए कि योग दरअसल है क्या। देखिए राजेंद्र जी, जैसे अभी आपने कहा कि योग का मतलब है जोड़, तो इसका सीधा जोड़ से बता दूं कि जोड़ होता है शरीर और मन का जोड़। पर हम यहाँ पर बहुत ही साधारण भाषा में योग को परिभाषित कर रहे हैं। तो योग का अर्थ होता है हमारा जीवन जीने का तरीका। आप किस तरह से अपनी रोज की दिनचर्या जीते हैं, कैसे आप खाते हैं, कैसे आप सोचते हैं, कैसे आपका मनोरंजन होता है, ये जो चीजें हैं हमारी दिनचर्या में, इसे हम साधारण भाषा में योग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहना। कोई परिस्थिति यदि हमारे पास कठिन परिस्थिति भी आई है, तो उस परिस्थिति में हमारा जीवन जीने का तरीका किस तरह है, वो भी योग के अंतर्गत आता है। उसे भी योग ही कहते हैं। आपका बिहेवियर क्या है, उस समय व्यवहार क्या है, इसे हम योग कहेंगे। लेकिन योग का जब एक शब्द कोई सुनता है तो एक आम आदमी तो ये सोचता है कि भाई हाथ पांव की मुद्राओं को विशेष रूप से एक एकत्रित कर लेना, छोड़ देना, रिलैक्स कर देना, श्वास लेना, गहरी श्वास लेना, उसको फिर से छोड़ देना, वो तमाम चीजें योग में समाहित होती हैं। तो आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही, ये भी जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। पर ये योग का केवल एक चरण है जिसे हम आसन और प्राणायाम कहते हैं। पर योग का सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि जीवन जीने का तरीका योग है, और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, केवल आसन प्राणायाम नहीं। जी, तो योग का दोस्तों जो दरअसल मीनिंग है, ये देख लीजिए कि मानसिकता भी जुड़ी होती है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ। तो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ संगीतमय वातावरण बनाना चाहेंगे। हम चाहेंगे आपकी पसंद का कोई अच्छा सा गाना यहाँ पर हो जाए। तो देखिए, जैसा कि आज का माहौल है, उस माहौल में मुझे यही गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है। जैसे मधुवन खुशबू देता है, जो औरों को जीवन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका
की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। गाना शारदा जी वाकई आपने बहुत अच्छा सुन पाया। जो मधुबन खुशबू देता है यानी औरों के लिए जो खुशियां पैदा करता है, दरअसल वही महान कहलाता है। और ये बात सहजता से हो तो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि दैनिक जीवन में हम योग को बार बार अपनाना तो चाहते हैं, लेकिन उससे दूर भी भागते हैं क्योंकि अनभिज्ञता होती है। तो दैनिक जीवन में क्या महत्व आप पाती हैं योग का? देखिए, सुबह से जब आपकी दिनचर्या शुरू होती है तभी से योग आप शुरुआत कर सकते हैं। पूरा 24 घंटे योग की स्थिति में रहना ही योग है। तो आप जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह बिस्तर में उठने से पहले ही आप बेड पर कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए। अपने हाथ पांव को थोड़ा सा सिकोड़िए, थोड़ा फैलाइए, थोड़ा पेट से सांस लेना, ये कुछ क्रियाएं जो आप बेड पर ही कर सकते हैं। और ये करके फिर आप भगवान को धन्यवाद देते हुए बिस्तर से उठें। और उस समय भी देखिए योग ही आता है। अचानक बिस्तर से उठना झटके से, वो नहीं होना चाहिए। हमें एक बहुत ध्यान से, शांत मन से उस समय भी उठना चाहिए। किसी जल्दबाजी में नहीं उठना चाहिए कि अभी मुझे बच्चों का टिफिन बनाना है या मुझे काम पे जाना है, तो एक झटके से उठते हैं जो हम, वो हमारे मन और शरीर दोनों पर उसका असर तुरंत पड़ता है, प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल असर पड़ता है उसका। तो उस समय भी आपको ये ध्यान रखने की एक शांत मन से भगवान को धन्यवाद करते हुए आप बिस्तर से उठिए। आप जब उठे हैं तो जाके आप सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी पीजिए। 2 ग्लास गर्म पानी आपने पिया। पानी पी के फिर आपने जो अपनी नित्य दैनिक हमारी क्रियाएं होती हैं वो करिए। उसको करने के बाद आप फिर जो भी अपना चाय वगैरह लेते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको, जबकि स्वास्थ्य की बात हो रही, तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि सुबह जल्दी उठकर पहले चाय लेना हानिकारक होता है। कहते हैं लोग बेड टी चाहिए। जी हाँ, ये हानिकारक होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रात को हमने अपना जो रात का हमने डिनर लिया था, उसके बाद अब जब हम खाना खा रहे हैं 7-8 घंटे का हमारा बीच में एक गैप हो गया है, फास्टिंग हो गया है। तो उस समय इतनी देर में एकदम चाय लेना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अच्छा होगा कि आप कुछ हर्बल टी इस तरह का कुछ लें, या सुबह उठकर आप पहले कुछ 4-5 बादाम वगैरह ले लें या चने वगैरह ले लें पानी पी के। जो भी आपके माहौल में ठीक हो वो आप लेके फिर थोड़ी देर कुछ वॉक वगैरह करके आएं, सुबह थोड़ी ताजी हवा लेके आएं, उसके बाद आप हर्बल टी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके दिन की शुरुआत होना चाहिए। जैसे कि आपने बताया था अभी कि हड़बड़ी में उठना नहीं चाहिए या किसी को जगाना भी नहीं चाहिए। तो कई बार हमने देखा है कि अचानक किसी का फोन बजा और वो व्यक्ति सोया हुआ है, अरे सुनो तुम्हारा फोन आया है, वो गहरी नींद में होता है। तो ये प्रक्रिया क्या उचित है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये उचित। उस समय भी हमारा, यदि हम धीरे धीरे योग को सीखते जा रहे हैं तो हमें उस समय भी संतुलित अवस्था में, शांत अवस्था में ही उठने की, कोई सामने वाला नहीं जानता है कि उसे कैसे उठाना है, पर आप जानते हैं कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो उस समय शांत मन से ही आपको सामने वाला एक्शन का रिएक्शन आपका होना चाहिए। शांत होना चाहिए आपको, शांति से आप उठिए, देखिए, हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं होना चाहिए। जी जी जी। तो दैनिक जीवन में जो महत्व आपने बताया कि शुरुआत जो दिन की होती है वो इस तरह से करनी चाहिए कि मामला संतुलित भी रहे। और इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि सूर्योदय के साथ ही हमारा दिन की शुरुआत हो जाना चाहिए। आजकल का जो समय चल रहा है उसमें लोग सूर्य उदय तो देखते ही नहीं है, पर दिन की शुरुआत सूर्योदय से ही शुरू हो जाती है। और यह चीज हमें प्रकृति से ही सीखने मिलती है। आपने देखा होगा पक्षियों को सुबह उठते ही उनकी चहचहाट आने लगती है। तो वो हमें इस बात को सिखाती है कि हमें भी इतनी ही जल्दी सुबह उठना चाहिए और सूर्योदय के साथ उठकर अपना दैनिक कार्य शुरू कर देना चाहिए। फिर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप सुबह कुछ हर्बल टी लीजिए, उसके बाद कुछ वॉक कीजिए। हमेशा एक नियम बनाइए कि आप जो भी कुछ खाने वाले हैं उससे पहले कुछ शारीरिक क्रियाएं आपकी होना चाहिए, शारीरिक या एक्सरसाइज आपकी होना चाहिए। कुछ आसन वगैरह करके आइए, या आप आसन नहीं कर सकते, आपके पास बहुत टाइम नहीं है,
तो आप थोड़ा सा वॉक करके आइए, घर पर ही चाहे तो आप वॉक कर लीजिए। उसके बाद आपका नाश्ता 8 बजे तक, तो सुबह का पहला आहार हमारा जो होता है वो 8 बजे हो ही जाना चाहिए। अच्छा जी। देखिए, आपने एक बात बताई कि सुबह उठने की जो प्रक्रिया है वो बहुत संतुलित होनी चाहिए, लेकिन ये हमने सुना है, वो कितना सच है और कितने लोग उसका पालन करते हैं? अधिकतर जो शास्त्रीय पुट अपने जीवन में रखते हैं, क्लासिक अंदाज में जीना जानते हैं और शास्त्रों में यकीन रखते हैं, वो तो जानते हैं कि हमारा जो जगना होता है या जागना होता है, सूर्योदय के पूर्व यदि आप जग गए वही जागना कहलाता है। जी हाँ। तो आप कितनी सहमत हैं इस बात से? देखिए, कोशिश तो हमारी हमेशा यही होना चाहिए और इसी जीवन को ही, इसी दिनचर्या को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि एक समय आता है जब आपने शरीर को, आप अपने इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, आप इसे इग्नोर करते जाते हैं, पर एक स्थिति ऐसी आती है शरीर की जब आपको शरीर खुद आपसे जबरदस्ती इस चीज की डिमांड करता है कि आपको तो उठना ही है जल्दी, क्योंकि आप रोग आपके शरीर में पकड़ लेंगे यदि आप एक संतुलित जीवन नहीं जिएंगे। तो एक समय ऐसा आता है कि कुछ बीमारियां हमारे अंदर आ ही जाती हैं, फिर हमें डॉक्टर ही कुछ सलाह देते हैं और हम खुद उस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वो समय आने से पहले यदि हम इस दिनचर्या को अपनाएं, जाग जाएं, हमारी सही मायनों में आंख खुल जाए, तो बहुत अच्छी बात होगी। ये आपने अच्छा कहा कि संतुलन बना होना चाहिए। तो हमारे प्रोग्राम में भी जब बातचीत ज्यादा होने लगती है तो हम कोशिश करते हैं कि सुनने वालों को संगीतमय वातावरण की ओर ले चलें किसी गाने के साथ। जी, तो मैं आपको फिर इसमें भी आपको एक दूसरा गाना सुनाना चाहूंगी। बहुत पुराना गाना है, फिल्म अनाड़ी का है, राज कपूर का के ऊपर फिल्म आया था। आप सभी को ये गाना मुख पे था उस समय। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार,
जीना इसी का नाम है। दोस्तों, गीत वाकई बहुत अच्छा था और प्रेरणादायी था कि किसी के लिए जीना ही जीना कहलाता है और जीना इसी का नाम होता है। हमारे साथ आज के सेहतनामा कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल और इनसे बातचीत जारी है जीवन शैली और योग विषय पर। तो शारदा जी, गीत के पहले हमारा जिक्र चल रहा था कि आहार किस तरह का होना चाहिए और दैनिक जीवन में जो महत्व है उसी पर से ये बिंदु आकर निकलता है कि आहार ही हमारा एक मुख्य आधार होता है। जी हाँ, आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आहार केवल आपके शरीर पे नहीं, आपके मन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है कि आप कैसा भोजन कर रहे हैं, उससे आपकी मानसिक स्थिति भी उस पर निर्भर करती है। जैसे आप जितना सात्विक भोजन, जितना सादा आप खाना खाएंगे, उतना आपका मन शांत रहेगा। जितना आप मिर्च मसाले तले हुए भोजन खाएंगे, उतना आपका दिमाग उतना हाइपर रहता है, उतना हमारे माइंड को एनर्जी आती, तो माइंड में लगा रहता है कि आप क्या करें। शांत स्थिति में माइंड नहीं रह पाता है। तो योग में सात्विक भोजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें हम, और साथ ही ये हमारा भोजन का जो अवधि है वो हर 4-4 घंटे की होना चाहिए। जैसे आपने प्रातःकाल का तो बताया था, 8 बजे नाश्ता, 8 बजे तक आपका नाश्ता हो ही जाना चाहिए। फिर दोपहर के 12 बजे आपका दोपहर का खाना हो जाना चाहिए। शाम को 4 बजे का समय वापस आपके नाश्ते का टाइम होता है, जब आपका नाश्ता होना चाहिए। और फिर से 7:30, 7:30 या ज्यादा से ज्यादा 8 के अंदर तक आपका खाना, रात का खाना हो ही जाना चाहिए। पर यहाँ पर मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा था कि सूर्योदय के साथ हमारा दिन शुरू होना चाहिए और सूर्यास्त के साथ हमारा दिन खत्म होना चाहिए। तो कोशिश यह होना चाहिए कि जैसे ही सूर्यास्त होता है आपका डिनर उस समय हो जाए, तो ये बहुत ही अच्छा है। पर होता यह है कि आजकल की जो हमारी जनरेशन है, जो हमारा काम करने का समय है, हर जगह पर अलग अलग है, तो हम नहीं कर पाते हैं, ये चीज नहीं हो पाती है। तो भी कोशिश कीजिए कि हम 8 बजे तक तो खा लें। और यदि आप 8 बजे तक खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप बहुत लेट खाना खा रहे हैं, तब आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खाना पूरा एक फुल मील नहीं होना चाहिए वो खाने में। अच्छा। फिर हमारा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए का, मान लीजिए आपने दोपहर के खाने में दाल रोटी खाई है, तो रात के खाने में दाल चावल खा लीजिए, या सब्जी रोटी दोपहर को खाई है तो अभी दाल चावल खा लीजिए, या खिचड़ी खा लीजिए, या मौसम के अनुसार भी आप अपने खाने में थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं। जैसे विंटर का टाइम है, ठंड का मौसम है, तो आप रात को बहुत लेट हो गया है तो आप सूप पी के सो सकते हैं। या गर्मी का टाइम है तो आप कढ़ी चावल बना सकते हैं, या कर्ड राइस जिसको कहते हैं, हम उस तरह का भोजन कुछ बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको पूरा फुल मील दाल चावल सब्जी रोटी, फिर हम कुछ चटनी पापड़ इस तरह का भी भोजन कर लेते हैं सबके साथ बैठ के, तो वो खाने पर हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन क्या दिन के खाने में ये उचित है? दिन में हम खा सकते हैं, क्योंकि हम दिन के खाने के बाद हमको डाइजेशन के लिए, हमको पाचन के लिए बहुत समय मिलता है। पर रात को आप एक तो बहुत देर से खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद आप तुरंत सो जाएंगे, तो फिर वो डाइजेशन कैसे होगा? फिर नींद हमारी उस समय खराब, क्योंकि आपने तो शरीर को एक काम दे दिया है ना पाचन का, उसमें फिर आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो फिर एक खाना, कोशिश तो जल्दी खाने की है, पर नहीं खा पा रहे हैं तो आप एक कॉम्बिनेशन खाने का रखिए। और वो खाना बहुत हल्का होना चाहिए, वो खाना बहुत मिर्च मसालों से रहित होना चाहिए, उसमें तेल मिर्च मसाले नहीं होना चाहिए, और क्वांटिटी उसकी मात्रा भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि कढ़ी चावल खा लीजिए या दाल चावल तो आप उसे भरपेट खा रहे हैं। जी नहीं, क्योंकि आप लेट खाना खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये एहसास होना चाहिए कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। तो फिर आप सिर्फ थोड़ा सा इसलिए खा लीजिए कि मुझे नींद आ जाए, क्योंकि जनरली हम कहते हैं ना कि मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो आप कोशिश करके थोड़ा सा खाइए, पर बहुत ज्यादा मात्रा में खाना देर रात को वो ठीक नहीं होगा। जीवन शैली से जुड़ी कई बातें हैं जिसमें कई पेय पदार्थ जुड़े हैं, जैसे प्रमुख होता है पानी। अब पानी पीने की अवस्था ढुलमुल हो जाती है, खाना खाया पानी पी लिया, एक घुट खाया फिर पानी पी लिया। तो योग के माध्यम से आप क्या हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगी कि भोजन करते समय और पानी पीते समय क्या अंतर और किस तरह की शैली अपनानी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया राजन जी आपने। मैं भी चाहती थी कि खाने के साथ साथ मैं आपको पानी के बारे में भी बताऊं, क्योंकि आजकल लोग पानी के बारे में, लोगों का कुछ ऐसा हो गया कि कहा जाता है कि पानी पियो तो कुछ ज्यादा ही पानी पीते हैं, पर उसका हमारे किडनी पर भी असर पड़ता है। बहुत ज्यादा पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा शरीर हमको हमेशा सिग्नल देता है कि हमको क्या चाहिए है। आपका शरीर आपको बताएगा, बस हमें अपने शरीर की भाषा को समझना आना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो जब आपको प्यास लगे आप पानी पीजिए। पानी पीने का
भी बहुत सरल नियम है। आप खाना खा रहे हैं, खाने से आधा घंटे पहले आपका पानी एक बार आपको पीना चाहिए। थोड़ा पानी आप पीजिए, फिर खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के आधा घंटे बाद या हो सके तो 1 घंटे बाद आप पानी पीजिए। उसके साथ ये ध्यान रखना चाहिए, जहां तक पानी की बात आई है तो मैं ये भी कहूंगी कि पानी जैसी कोई चीज हम खाने के साथ, जैसे आप सुबह का नाश्ता, मैंने कहा सुबह के नाश्ते में जैसे आपने नाश्ता लिया तो आप हर्बल टी ले सकते हैं। वो एक पानी का विकल्प है जो आपको उसका एहसास कराएगा, पर वो लीजिए आप। दोपहर के खाने में फिर आपको ऐसा लगता है मुझे तो पानी पीना है घुट भर, तो आप छाछ पी सकते हैं, आप छाछ लीजिए। फिर शाम के नाश्ते के समय फिर हमको लगता है कि नहीं खाने के बीच में कुछ पानी चाहिए, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं या हर्बल टी वापस बना के पी सकते हैं। और रात के खाने में जैसे मैंने बताया आप सूप पी सकते हैं। इस तरह का कुछ भी पेय चीज हम ले सकते हैं, पर पानी जो चीज है वो हमें खाने के बीच में नहीं लेना है, खाने से आधा घंटे पहले और खाने के आधा घंटे बाद। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अगर लग ही रहा है कि कोई गरिष्ठ भोजन ही खाना पड़ रहा है तो एक आध घुट पानी ले सकते हैं, लेकिन ग्लास भर के आप पी जा रहे हैं, वो गलत बात है। जी नहीं, बिल्कुल वो तो नहीं लेना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि हमें बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए, ताकि बीच में पानी की आवश्यकता ही ना हो। इसीलिए हमारा भोजन जितना सात्विक होगा तो आप गलत चीज की तरफ जाएंगे ही नहीं। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि क्यों हमें ये करना चाहिए तो क्यों ये किया जाता है। और कहा ये भी जाता है कि भोजन करते समय केवल भोजन कर रहे हैं यही ध्यान में होना चाहिए, न कि मोबाइल, टीवी वगैरह पे आपका ध्यान आकर्षित हो। तो आपकी क्या राय है? बिल्कुल, आज के समय में तो यही देखा जाता है कि लोग खाना खाते समय या तो मोबाइल में व्हाट्सएप देखते रहते हैं या तो टीवी सामने चालू होता है, पर उन्हें ये मालूम ही नहीं रहता है कि वो क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, उस खाने का स्वाद क्या है, बनाने वाले ने कितने ध्यान से, प्रेम से उस खाने को बनाया है। तो उसी प्रेम से आपको उस खाने को खाना चाहिए। खाने के बाद खाने वाले की थोड़ी सी प्रशंसा कीजिए। ये कुछ नियम है। पर यदि हम टीवी और व्हाट्सएप पे लगे हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा हमने क्या खाया। और इसीलिए पहले के समय में भी यही कहा जाता था कि खाना खाने के समय बोलना नहीं चाहिए, शांत भाव से खाना खाइए। यानी होना तो ये चाहिए कि हमें आपस में भी बात नहीं करना चाहिए। पर आज स्थिति ऐसी है कि लोग बात तो नहीं करते, पर वो टीवी और उसमें इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या खा रहे हैं। बिल्कुल, वो कंसंट्रेशन होना चाहिए भोजन के प्रति। जी। तो अब हम चाहेंगे कि हमारा जो कंसंट्रेशन हो वो थोड़ी सी अपनी चर्चा को विराम पर हो, और हम विराम देते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ पर आप सुनवाइए हमारे सुनने वालों को। इसका मुझे फिल्म का नाम तो नहीं मालूम है, पर फिर भी मैं गाने के बोल जरूर गुनगुनाऊंगी। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा, कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो। हंसकर जिंदा रहना पड़ता है, अपना दुख खुद सहना पड़ता है। रास्ता चाहे कितना लंबा हो, दरिया को तो बहना पड़ता है, दरिया को तो बहना पड़ता है। हो तुम हो एक अकेले तो रुक मत जाओ, चलो निकलो, रास्ते में कोई साथी तुम्हारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम
शारदा जी, वाकई में गाना आपने अच्छा सुनवा दिया कि किसी और का सहारा बने तो हमें अपना महत्व भी पता चलता है और इंसान होने का एक जो संकल्प करते हैं वो इंसानियत भी पूरी होती है। दरअसल हमारी बातचीत चल रही थी आहार पर और अब कई इसमें मुख्य बिंदु जुड़ते हैं। दैनिक जीवन की हमारी जो दिनचर्या होती है उसमें योग का जो महत्व दर्शाते हैं। आहार के बाद विहार आता है, आचार आता है, विचार आता है। तो हम चाहेंगे कि विहार का पूरा विस्तार बताइए कि आहार के साथ साथ विहार कैसा होना चाहिए। राजेंद्र जी, जैसे मैंने बताया कि योग कार्यक्रम के शुरुआत में प्रश्न किया था कि योग क्या है, तो योग इन्हीं 4 बिंदुओं से होके जाता है। आहार, विहार, आचार, विचार, ये 4 योग के स्तंभ हैं जी जी। जिन पर सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे जागरूकता की। मतलब इन चारों चीजों पर हमारे जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने खाने पे प्रश्न किए मुझसे, तो उस पे मैं यही कहूंगी कि हमारा हर चीज पे पूरे 24 घंटे हमको जागरूक होना बहुत जरूरी कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अभी आपने जैसे बात करी थी आहार की, अब इसके बाद आती है बात विहार की। जी। विहार मतलब कि रिक्रिएशन बोलते हैं या मनोरंजन कह सकते हैं, या और भी इसे शीतलीकरण, अपने आप को थोड़ी देर के लिए जो हमारी रोज की दिनचर्या से हट के कुछ रिलैक्सेशन, एंटरटेनमेंट करना थोड़ा सा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि एंटरटेनमेंट यानी कि हम टीवी देखते हैं। यदि हम लोगों से ये पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, तो वो बोलते हैं हम तो नहीं तो टीवी देखा। बिल्कुल टीवी देखिए, कुछ अच्छा देखिए, कुछ सकारात्मक देखिए, पर उसके साथ साथ विहार में ऐसी बहुत सी कई चीजें भी आती हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों के साथ खेलना। आप बच्चों के साथ खेलेंगे तो आपके अंदर बहुत सकारात्मक चीजें आती हैं। अच्छा। तो बच्चों के साथ खेलना, थोड़ा कभी बड़े बूढ़ों के साथ बातचीत करना, वो भी हमें बहुत रिलैक्स करता है। विहार में मैं बात करूंगी रिक्रिएशन की, शीतलीकरण की, कि कैसे हमें अपने आप को थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी, केवल टीवी देखना ही मनोरंजन नहीं होता है कि आपने टीवी में कुछ देखा तो हमारा एंटरटेनमेंट हो गया। बिल्कुल देखिए, सकारात्मक चीजें देखिए टीवी पर इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ विहार के अंतर्गत, जैसे कि हमारा सबसे पहले तो हमारा एक शौक होना चाहिए। जिंदगी में हमारे एक शौक रखना बहुत जरूरी है। यदि हम शौक की बात करते हैं तो अधिकतर लोग यही बोलते हैं, हाँ मुझे पहले ये चीजें अच्छी लगती थी, अभी तो टाइम नहीं मिलता। पर सभी के पास यही रहते, नहीं अभी तो समय नहीं, हाँ मुझे ये अच्छा लगता था। यदि आप घर पे भी महिलाओं से ये पूछो तो वो बोलते नहीं हम, पर देखिए यही समय है जब कई बार हमारे जो युवावस्था की चीजें जो हमें अच्छी लगती थी पर समय के साथ वो छूट जाती हैं। आप फिर से उसे शुरू कर सकते हैं। फिर से जो भी आपको, मान लीजिए आपको बागवानी पसंद है, आपको कोई चित्रकला पसंद है, या आपको किसी भी प्रकार का शौक है, म्यूजिक का, किताब पढ़ना, कोई भी एक शौक होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो शौक बस हम बोलने के लिए है कि हाँ मुझे इस चीज का शौक है, वो हर रोज आपके दैनिक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। आपके पास उसके लिए आधा घंटे का या जो भी जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं, उसके लिए आप एक टाइम निकालिए और उसमें वो अपने शौक को जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि वो हमारे इमोशंस को हमारे इमोशंस को डाइवर्ट करने में बहुत मदद करता है। आप अपने काम के दौरान बहुत थक गए हैं, या आप कुछ, हमारे लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, कई बार हम बहुत किसी बीमारी से भी जूझ रहे होते हैं, तो हम एक अवसाद की स्थिति में जाते रहते हैं। पर यदि आप एक शौक है आपको और उस शौक में थोड़ी देर आप उस चीज को करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत मददगार, आपके लिए एक दवाई का काम करता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई शारदा जी, कि जैसे आपने कहा शौक होना चाहिए, यानी दोस्तों रचनात्मक आपका एक विहार होना चाहिए। रचनात्मक बातों की ओर आपकी जो हलचल होनी चाहिए, वो अगर बंद पड़ गई हैं तो आप पास्ट में जाइए, अपने शौक को फिर से जिंदा कीजिए और वर्तमान में लाइए। और शारदा जी, हम चाहेंगे कि आचार पर अगर बात करें तो तीसरा बिंदु होता है आचार, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आचार में तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारा खुद के प्रति, हमारी फर्स्ट ड्यूटी जो है वो हमारा खुद के लिए है। यहाँ पर कई बार जब हम ये बोलते हैं खुद के बारे में सोचिए, खुद के लिए समय निकालिए, तो कई बार ये सुनने में ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत स्वार्थी हो गए हैं कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं। पर इसे आप स्वार्थी होना न समझिए, ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने परिवार का, अपने समाज का, किसी भी चीज का यदि ध्यान रखना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप अपना
ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपका अपनी प्रति जो भी कर्तव्य है उसे पूरा कीजिए, फिर उसके साथ हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार, ये सभी चीजें हमारे आचार के अंतर्गत आ जाती हैं। हमारी जो रोज की दिनचर्या है वो भी हमारे आचार में ही आती हैं कि हमारा कैसा दिनचर्या होना चाहिए। तो ये यहाँ पे यही मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए खुद के लिए, अनुशासित टाइम टेबल होना चाहिए। क्योंकि हम ये बोलते हैं जबकि हमें पास समय नहीं है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पास एक व्यवस्थित टाइम टेबल हम नहीं बनाते। तो ये बहुत जरूरी कि आप सबसे पहले एक दिनचर्या बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल में हर चीज के लिए समय निकालिए। उसमें अपने लिए भी समय रखिए और दूसरों के लिए भी समय रखिए जी। और साथ में जैसे मैंने बताया आपको कि हमें दूसरों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पे भी इस चीज में ध्यान रखना चाहिए। दूसरों के साथ देखिए, जब भी हमारे आपसी संबंध होते हैं तो हमें अपने अपेक्षाओं को दूर रख के वो संबंध बनाना चाहिए। जब भी हम कोई काम करते हैं किसी के साथ, दूसरे के साथ, किसी के लिए हम कुछ काम करते हैं तो हमारी कुछ अपेक्षाएं उससे तुरंत जुड़ जाती हैं और हम चाहते हैं कि मैंने ये किया है तो ये मेरे लिए करे। तो हमारा इस समय ये ध्यान होना चाहिए हमारे व्यवहार में कि आपका अपेक्षाएं उस किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। आपको वो काम निस्वार्थ भाव से करने की आदत होना चाहिए। जी। और ये चीज आपको तनाव रहित भी रखेगी। जब आप किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे तो जो भी आप कार्य करेंगे वो बहुत तनाव रहित होकर कार्य होगा। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि निर्लिप्त भाव से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं किसी के प्रति तो उसमें अपेक्षा नहीं ही होगी और काम भी पूरा होगा और आपका आचरण भी शुद्ध होगा। जी। वही मैंने कहना चाहती हूँ कि आपका दूसरे के प्रति व्यवहार भी अच्छा होगा और आप खुद भी बहुत शांत महसूस करेंगे जब इन सब चीजों को अपेक्षाएं या निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। तो अभी हम स्वार्थ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपेक्षा जो हमसे कर रहे हैं श्रोता कि भाई बातचीत के साथ साथ गीत कहाँ गया, तो उसी भाव को यहाँ पर उपस्थित करते हुए आपकी पसंद का अगला गाना जरूर सुनेंगे। फिल्म का नाम अमृत है और गाना है जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जीने का बस यही एक तरीका है। सुनवाते हैं आपको अमृत फिल्म का ये गाना। जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है। जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है। बोलो 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 एक लतीफा सुनो। एक बहरा, एक अंधा, एक लंगड़ा और एक भिखारी जंगल में जा रहे थे। चलते चलते बहरे ने कहा, अरे दोस्तों रुक जाओ जरा, मुझे चोरों के आने की आवाज सुनाई दे रही है। तो अंधे ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे आवाज सुनाई दे रही है, मुझे तो चोर दिखाई दे रहे हैं। तो लंगड़ा बोला, चलो चलो भाग चलते हैं। तो भिखारी बोला, अरे जल्दी करो नहीं तो मैं लुट जाऊंगा। जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है। डुगडुगी बाजे डम 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 डम, नाच बंदरिया छम 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 छम। जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है। बोलो 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 एक लतीफा सुनो। एक मियाँ बीवी 8वीं मंजिल पे रहते थे। मियाँ दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा, क्या कहा? जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मियाँ के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी।
उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए। जिंदगी क्या है एक लतीफा है। तो दोस्तों, गीत कैसा लगा आपको? जिंदगी वाकई में एक लतीफा है, यानी हंसने हंसाने की बातें हैं, तभी तो जीवन शैली हमारी पूरी तरह से जागरूक बनेगी और तंदुरुस्त बनेगी। जीवन शैली और योग विषय पर हमारी चर्चा जारी है आज के सेहतनामा कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल के साथ। शारदा जी, अब हम चाहेंगे कि आहार विहार आचार के पश्चात अब विचारों की बारी है, तो हमारे विचार और योग का तालमेल कैसे होना चाहिए? देखिए, विचार तो हमारे हर पल हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं। प्रतिपल विचार आते हैं, पर और यदि हम उन विचारों पर गौर करने लगे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो हर पल जो भी विचार आ रहे हैं उनको छोड़ते जाइए। हर एक विचार के बारे में सोचना जरूरी नहीं है कि आप हर एक विचार को सोच रहे हैं, क्योंकि अधिकतर विचार हमारे उसमें नकारात्मक ही होते हैं। तो अनावश्यक, यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगी, अनावश्यक विचारों को त्यागना, इसकी आदत हमको होनी चाहिए। उसे हर एक विचार का विश्लेषण करना ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जैसे हमने शुरू में बताया था कि आसन प्राणायाम बहुत महत्व करता है। यदि आप रोज आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये आपको बहुत मन में एक स्थिरता आती है और धीरे धीरे विचार जो हैं वो हमारे कम आने लगते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप नियमित आसन और प्राणायाम करें। इसके साथ ही सकारात्मक विचारों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगी कि आप सुबह से लेके शाम दिन भर जो आपका रूटीन होता है, आप कार्य करते हैं, घर पर रहते हैं या बाहर, जो भी आपका ऑफिस का रूटीन है, जो भी, तो आप जब रात को सोने जाते हैं, सोने से पहले आप एक डायरी बनाइए और एक बार आप बेड पर ही रिफ्लेक्शन कीजिए। ध्यान कीजिए कि सुबह जब आप उठे थे उसके बाद से लेके अभी तक आपका दिन कैसा बीता, क्या क्या किया आपने। हर छोटी चीज पर आप ध्यान लेके जाइए और आप ध्यान करिए, और उस समय आपको उसके बाद अपनी डायरी पे 10 कम से कम ऐसी चीजें लिखनी है जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो, जो आपको अच्छी लगी हो दिन भर में। और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, क्योंकि हम उस पर गौर नहीं करते हैं, हमारा ध्यान अधिकतर नकारात्मक चीजों पर जाता है। पर आप जब एक बार सुबह से लेकर रात तक के अपने दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपने खाना खाया, कुछ आपका मनपसंद खाना आया, आपको कैसा फील हुआ, आप बहुत दिन बाद किसी अपने दोस्त से मिले हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या आपके बॉस ने आपको कुछ छोटी सी चीज ही बोली होगी, को बहुत अच्छी लगी होगी। शायद सामने वाले के लिए उसके लिए कोई महत्व नहीं होगा, पर आपके लिए वो बात बहुत महत्व रखती होगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको एक डायरी बनाना है और उसमें 10 चीजें आपको लिखने की आदत होना ही चाहिए। कि रोज हमें कोशिश करना। शुरुआत में हो सकता है आपको 10 चीजें ऐसी नहीं मिले, पर बाद में धीरे धीरे आपको वो चीजें 10 से ज्यादा हो जाएंगी जब आप एक डायरी बनाने लगेंगे कि हर रोज लिखिए, क्या आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ। अच्छा, उसमें कई बार ऐसा विचार भी जो दिन में आ चुका है कि फला ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगा, तो ये विचार भी तो उसमें शामिल है। नहीं, हमें उसको इग्नोर करने की आदत डालना है, वही तो योग है। यही अवेयरनेस की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। हमें ये अवेयरनेस रखना है कि हमें सकारात्मक चीजों को सोचना है, हमें हर पल अपनी जागरूकता पर ध्यान रखना है। योग का दूसरा नाम ही जागरूकता है। तो अपने विचार पर आपको बहुत जागरूक होना है। नकारात्मक चीजों पर आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, उसे आपको इग्नोर करते हुए केवल अच्छे विचारों पर ध्यान रखना है, और वही आपको सकारात्मकता की ओर लेके जाएंगे। वो टेक्निक जो आप बता रही थी, उसमें डायरी में 10 बातों को नोट कर लिया। जी हाँ, उसे हर रोज लिखते जाइए। धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में वो चीज आ जाएगी। आपका माइंड इस तरह से सेट हो जाएगा कि कोई भी चीजें आपको परेशान करेंगी ही नहीं, विचलित करेंगी नहीं। आप क्योंकि हमारा स्वभाव क्या होता है, हम कभी किसी से मिलते हैं तो हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, या हम कहीं गए, हमें वहां पर कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी तो हम कि नहीं वो चीज अच्छी नहीं थी, किसी से मिलके, या कोई भी चीजें हमको विचलित कर देती हैं। पर जब हम इस तरह की एक आदत अपने आप में डाल लेते हैं तो हमें ये सब चीजें विचलित नहीं करती हैं जल्दी से। बिल्कुल, क्योंकि आपने अपने विचारों को वो आदत डाल दी है। ये बात सही है। और उन्हीं विचारों को जब आप बार बार पढ़ेंगे, लिखते जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, एक दिन वो आपके स्वभाव में शामिल हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, वही
मैं भी कह रही हूँ कि आपके व्यक्तित्व में वो आ जाए, वो आपका स्वभाव बन जाएगा। बिल्कुल। अभी हमारे स्वभाव की बात को हम और करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो हैं योग को जो प्राथमिक अवस्था होती है उसको तो अपना लेते हैं किसी से सीख कर कि भाई सुबह उठकर, जैसे आपने बताया कि दिनचर्या में ऐसे उठना है, ऐसे काम करना है। तो योग के कुछ एडवांस चीजें अगर किसी को सीखना हो, जानना हो, जो स्वास्थ्य पर भी अनुकूल असर डालती हो, तो उसके लिए किसी प्रशिक्षक के पास जाना चाहिए या देखकर सुनकर ही सीख लेना चाहिए? देखिए, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो मैं आपको जरूर बहुत ध्यान से बोलूंगी कि मैं पढ़ के या टीवी पर हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है और हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज, जो आसन आपके लिए महत्व रखता है वो दूसरे के लिए भी रखता हो। क्यों? आपका शरीर अलग है, आपको क्या बीमारी है, आपका शरीर की स्थिति कैसी है, इसलिए वो आसन आपके लिए करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ध्यान कहूंगी कि जरूरी है कि जब आप किसी प्राथमिकताओं को के आगे तरफ जा रहे हैं योग के लिए, तो आप किसी प्रशिक्षक से, किसी योग टीचर से उसकी शिक्षा लीजिए, उसे सीखिए और फिर ही उसे अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए। हो सकता है योग के कुछ प्रकार किसी व्यक्ति को सूट ही ना करे और करता जा रहा हो। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, हर एक व्यक्ति के लिए सभी चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए हमें किसी का देखकर वही चीजें करना हमारे लिए सही होगा, ये गलत है। बिल्कुल। अब गलत बात को तो गलत कहेंगे और सुनने वाले सही बात को सराहेंगे, और सही बात तो ये है कि यहाँ पर हमारी बातचीत रुकेगी और आपकी पसंद का एक गाना होगा। तो यहाँ पर भी मैं एक ऐसा ही गाना सुनाऊंगी जो आपको ताजगी से, स्फूर्ति से भर दे। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। तो बातों बातों में फिल्म का ये नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है वो मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम, शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। तो जाने कहाँ ढंग गया है, किसे है फिक्र किसे क्या पसंद, प्यार के जहां में रजामंद जब हम तुम बन गए हैं सनम, बेधड़क मेरे घर आया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे
सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम। शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो। कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और शारदा जी, गीत वाकई बहुत ही उल्लासित कर देने वाला, कदमों को थिरका देने वाला आपने सुनवाया। स्फूर्ति वाकई आ गई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग की कुछ ऐसी टिप्स जो सुबह उठने से लेकर, जैसे कई लोग ऑफिस में, कार्यालय में काम करते हैं, थकान सी हो जाती है, तो वो तो बार बार अपना कार्यालय छोड़ के योग सीखने नहीं जा सकते, लेकिन कार्यालय में रहते हुए क्या कर सकते हैं कि आधे पौन घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद उनमें एक ऊर्जा बनी रहे? बहुत अच्छा प्रश्न किया राजेंद्र जी, क्योंकि आज के समय में सभी ये लोग कहते हैं कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तो टाइम नहीं मिला। पर आप अपने घर पर यदि कोई महिला है या जो भी पुरुष हैं ऑफिस में हैं, तो आप वहाँ पर भी अपने काम के दौरान योग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी हम जो योग की बात कर रहे हैं वो गृहस्थी योगा की बात कर रहे हैं। कोई हम साधु सन्यासियों वाले योगा की बात नहीं कर रहे हैं, हम गृहस्थ योग की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने राजेंद्र जी कहा कि ऑफिस में है तो क्या करें, तो देखिए ऑफिस में है तो आपको, मैंने जैसे पहले बताया कि जागरूक होना जरूरी है। आप बैठे हैं अपने कुर्सी पर तो कुछ देर के लिए ये ध्यान रखिए कि बहुत देर, यदि आप 3-4 घंटे से लगातार कुर्सी पर बैठे हैं तो आप एक चक्कर लगा के आइए, क्योंकि लगातार बैठना या लगातार खड़े होना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो ये आपको जागरूक होना, अवेयरनेस रखनी होगी कि यदि आप बहुत देर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, बहुत देर खड़े हैं तो बैठ जाइए। फिर आप यदि खाने का वक्त हो गया है, आप खाना लेने वाले हैं, तो आप यदि वहां पर, हमारे लिए आसन करना सही नहीं है, जैसे मैंने बताया कि खाने से पहले आसन करना चाहिए, पर हम ऑफिस में नहीं कर सकते। यदि ऑफिस में आपकी 4 मंजिल है तो आप 4 फ्लोर चढ़ के आ जाइए, उसके बाद अपना लंच लीजिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। तो और खाने के बाद जैसे अब हम वहां पे तो हम नहीं आराम तो नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया शीतलीकरण होना चाहिए, तो शीतलीकरण में यहाँ पे यही बोलूंगी कि हमको थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस रिलैक्सेशन, मतलब जागते हुए सोना चाहिए। आप अपने ही जो भी आपका उस समय लंच का ब्रेक टाइम है, आप उसमें आंख बंद करके जो भी आवाजें आपकी आ रही हैं, मान लीजिए दूर से किसी पक्षी की आवाज आ रही है या किसी वाहन की आवाज आ रही है या पंखे की आवाज आ रही है या कुछ म्यूजिक ही आपने लगाया, तो बहुत ध्यान से केवल उसको सुनना है आपको। आप उसमें ही रिलैक्स हो जाएंगे। आपके लिए वो 20 मिनट या 10 मिनट जो भी आप दे पाते हैं वो आपको एक कॉन्शियस रिलैक्सेशन देगा। और फिर से अपना काम करना, फिर से आप तरोताजा हो जाएंगे काम करने। आप इसे अनुभव करके देखिए, ये सारी चीजें जो है वो अनुभव करने की हैं। आप इसे अनुभव करके देखिए, आप वहां पर रिलैक्स हो जाएंगे और आप काम फिर से ताजगी के साथ काम करेंगे। क्या बात है। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना ही जरूरी होता है, और वो ऐसा नहीं ब्रेक होगा कि वो घड़ी के हिसाब से ब्रेक होगा। काम करते करते कुर्सी से उठिए या कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा देर तक टिके हैं, थोड़ा सा ध्यान हटा के ध्यान में वहीं पर आप थोड़ा सा पाँव को थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, गर्दन को थोड़ा सा राइट लेफ्ट ऊपर नीचे थोड़ा सा हिला लीजिए, आंखों की आप एक्सरसाइज कर दे, थोड़ा सा आंख बंद करिए, खोलिए, जल्दी जल्दी पलकें झपक लीजिए, आंखों को राइट लेफ्ट घुमा लीजिए, क्योंकि आप लगातार कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आपकी आंखों पे स्ट्रेन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा तुरंत आप अपने आई मूवमेंट उस समय कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ऑफिस में रह के भी कर सकते हैं, और इसी तरह की चीजें घर पे महिलाएं भी कर सकती हैं। अच्छा, ये भी हमने सुना है कि कई बार लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही सक्रिय होते हैं, ऑफिस में काम करते करते भी कोई टिप्स मिल गया, बिना किसी सोच समझ के उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो वो कितना लाभदायक होता है?
मैं वापस आपको वही बात दोहराऊंगी कि देखिए किसी का भी देख के उसे हमको तुरंत फॉलो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अलग है, जिसके लिए ये टिप दिया गया है वो एक अलग व्यक्ति है और आप एक अलग हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो सही है वो आपके लिए भी सही होगा। तो मैं तो नहीं कहूंगी कि आप उसको अपनाइए, सीख आप करके। पहले सीखिए, आप अपने आप का देखिए आपके लिए जरूरी है कि नहीं है तो आप एक हफ्ते उस चीज को करके देखिए कि आप उसका क्या असर होता है, उसके बाद आप उसे अपनाइए। यहाँ पर एक गाना तो बनता है फिर। अभी मैं थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट से हमारे हट के आपको गाना सुनाऊंगी। जी, मेरा जी। मनपसंद गाना है जिसके बोल हैं, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है। पल दो पल की क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है सदियां काफी नहीं, तो खुदा से मांग लूं मोहलत में एक नहीं, रहना है बस यहाँ, अब दूर तुझसे जाना नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। तेरी मुस्कुराहटे है ताकत मेरी, मुझको इन्हीं से उम्मीद मिली, चाहे करे कोई सितम ये जहां, इनमें ही है सदा हिफाजत मेरी, जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होगी कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। तेरी धड़कनों से है जिंदगी मेरी, ख्वाहिशें तेरी अब दुआएं मेरी, कितना अनोखा बंधन है ये, तेरी मेरी जान जो एक हुई, लौटूंगा यहाँ तेरे पास मैं, वादा है मेरा मर भी जाऊं कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो
गीत वाकई आपने अपनी पसंद का बहुत अच्छा सुनवाया, लीक से हटकर था और थोड़ा मूड भी बदल गया। शारदा जी, हम अब अपने प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आज का जो विषय है जीवन शैली और योग, चलते चलते संदेशात्मक रूप में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को, जो बिजी भी रहते हैं और जो थोड़े से बहुत जिनके पास समय होता है, उन दोनों ही के लिए, कि उनका भोजन कैसा होना चाहिए, आचार विचार तो आपने बता ही दिया है, और संतुलित जागरूक जीवन के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए? आपने जैसे बात करी कि भोजन कैसा होना चाहिए, तो मैंने उसके बारे में आपको पहले भी बताया कि हमारा भोजन सात्विक ही होना चाहिए। तो सात्विक का मतलब शाकाहारी? जी हाँ, बिल्कुल शाकाहारी होना चाहिए भोजन, जिसमें मिर्च मसाले ना हो, ऐसा ही भोजन करना हमको चाहिए। वो कहा भी जाता है कि जैसा भोजन वैसा मन। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा आपके काम होंगे, जैसा आप खाएंगे वैसे आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आप कार्य करेंगे। जी जी जी। और जैसे मैंने बताया कि, और यही मैं आपको कार्यक्रम के समापन पे भी यही कहना चाहेंगे, यदि आप योग के आचार विचार आहार विहार पर, जो मैंने आपको 4 स्तंभ बताए हैं, इन पर आपको पूरे समय आप यदि इस चीज पे जागरूक रहते हैं, तो आप जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं उसमें अपने आप को, स्वयं को संतुलित और संतोषमय स्थिति में प्राप्त कर पाएंगे। क्या बात है, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन आपने दिया है। और हम आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपने भाग लेकर हमारे सुनने वालों को लाभान्वित किया और जीवन शैली और योग विषय पर कठिनतम बातों को आसान से शब्दों में समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की ओर से। धन्यवाद राजेंद्र जी, मैं भी आपका दोबारा से धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, विविध भारती ने मुझे आमंत्रित करके मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करूंगी, विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से। आज के कार्यक्रम में विषय था जीवन शैली और योग। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया HR पाटले ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार। आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है। हर रोज सुनिए।